एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुर्खीम के श्रम विभाजन का सिद्धांत, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। इन्होंने अपना ये सिद्धांत अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया था, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, जो ये श्रम विभाजन की इनकी पुस्तक थी, ये इनकी सबसे पहली कृति थी और इन्होंने इसी पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। और इस पुस्तक पर ऑगस्ट काम्टे का बहुत अधिक प्रभाव था। और इसी पुस्तक के बारे में पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा था कि सामाजिक विचारों के इतिहास में श्रम विभाजन मील का पत्थर है। पार्सन्स ने कहा कि दुर्खीम ने नैतिक जीवन का अध्ययन प्रत्यक्षवादी विज्ञानों की विधि द्वारा किया है। इस दृष्टि से सामूहिक चेतना की अवधारणा दुर्खीम की एक सशक्त अवधारणा है। और इसके आधार पर पार्सन्स ने कहा कि श्रम विभाजन में प्रयुक्त जो सामूहिक चेतना का निर्वचन है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो सामूहिक चेतना है वह विश्वास और संवेग है जो सभी सदस्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये चीज़ें दुर्खीम के बारे में पार्सन्स ने बोली। श्रम विभाजन की भूमिका में दुर्खीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुल मिलाकर यह पुस्तक एक ऐसा प्रयास है जिसमें नैतिक जीवन की व्याख्या प्रत्यक्षवादी विज्ञानों की विधि द्वारा की गई है। अर्थात श्रम विभाजन के पूरे बुक में अपने इन्होंने नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और उसके आधार पर इन्होंने बताया है कि जब समाजों में परिवर्तन होता है और उनमें विभेदीकरण होता है, तो उस स्थिति में हम नैतिकता के द्वारा कैसे उस समाज का अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम कैसे उस आधार पर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम। दुर्खीम समाजों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं, अविभेदीकृत और विभेदीकृत श्रेणियों में रखते हैं। अविभेदीकृत समाज को उन्होंने यांत्रिक समाज कहा और विभेदीकृत समाज को उन्होंने साव्ययी समाज कहा। और देखिए, जो श्रम विभाजन की दुर्खीम की पुस्तक थी, उसमें उनका जो है मेन पॉइंट क्या था, वो था व्यक्ति और समाज के संबंधों को देखना। ओके। इसके अलावा वो यह भी देखना चाहते थे कि लोग जैसे जो कोई जाति है, प्रजाति है, जो उनका विश्वास है, आर्थिक स्तर के लोग हैं, वो किस तरह अपने समाज की संबद्धता को बनाए रखते हैं और किस भांति लोग अपनी पहचान अपने समाज के साथ रखते हैं। इन सब प्रश्नों के विश्लेषण के लिए ही उन्होंने दो तरह के समाजों का वर्गीकरण किया, जिसे उन्होंने यांत्रिक समाज और साव्ययी समाज कहा, यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। और इसी आधार पर इन्होंने श्रम विभाजन का जो है वर्णन किया। देखिए, यांत्रिक समाज के बारे में दुर्खीम ने क्या कहा कि जो ये श्रम विभाजन की व्याख्या है, ये पूर्ण रूप से समाज की दशा पर निर्भर करती है। दुर्खीम ने कहा कि 19वीं शताब्दी का समाज ऐसा था जिसमें आधुनिक उद्योग का पदार्पण हो चुका था, यानी 19वीं शताब्दी से ही आधुनिकता आया है। यह उद्योग अपने विकास के दौर में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शक्तिशाली मशीनों को अपने अंदर समा लेता है। ऐसे उद्योग में भारी भरकम पूंजी का निवेश भी होता है, उत्पादन की मात्रा भी विशाल होती है और इन सब शक्तियों के परिणाम स्वरूप समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन हो जाता है। इनका कहने का मतलब है कि जब आधुनिकता आया था 19वीं शताब्दी में, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हुआ था, औद्योगिक समाज में परिवर्तन हुआ था। उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही धीरे धीरे उसमें विशेषीकरण आया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम का विभाजन हुआ था। इन्होंने बताया कि जो धंधे होते हैं, मतलब जितने भी कार्य होते हैं, जो भी धंधे होते हैं, उन सब में विशिष्टीकरण पाया जाता है। और दुर्खीम ने बताया कि जब श्रम विभाजन बढ़ता है विशिष्टीकरण के कारण, तो अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। और उन्होंने बताया कि जब ये परिवर्तन आता है, तो इसके प्रभाव को हम समाज के प्रत्येक भाग में देख सकते हैं, चाहे वो राजनैतिक हो, प्रशासनिक हो, न्याय संबंधी कार्य हो, सभी भागों में, सभी क्षेत्रों में हम इसके प्रभाव को देखते हैं। और यह प्रभाव हम साहित्य, कला, विज्ञान के भी क्षेत्रों में देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र हो, चाहे वैचारिकी हो, चाहे विधि हो, सभी चीज़ों में विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, उनमें भी विशिष्टीकरण अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दुर्खीम ने कहा कि वास्तव में समाज के सदस्यों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक विभेदीकरण होता है, अर्थात जो अंतर होता है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर हमें श्रम विभाजन में देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है दुर्खीम इन समाजों में भेदभाव करते हैं, मतलब भेदभाव पे इनका जो ये सामाजिक श्रम विभाजन का है, उसको उस पे निर्भर करता है। इन्होंने यांत्रिक और साव्ययी समाजों में जिस तरह का श्रम विभाजन पाया है, वह मूलतः समाजों की सुदृढ़ता के कारण है।
उन्होंने कहा कि जब हम यांत्रिक समाजों में श्रम विभाजन और सामाजिक सुदृढ़ता को देखते हैं तो इसका बुनियादी कारण क्या होता है, वो समाज की प्रकृति होती है और समाज की प्रकृति की वजह से ही इन समाजों में क्या कहते हैं श्रम विभाजन पाया जाता है, विशिष्टीकरण पाया जाता है, जो परिवर्तन होते हैं उसके फलस्वरूप। इसके अलावा जब दुर्खीम श्रम विभाजन की बात करते हैं, वो चाहे यांत्रिक समाज में हो या साव्ययी समाज में, और इसकी व्याख्या करते हैं तो उनका कहना है कि जो यांत्रिक समाज होती हैं इनकी कुछ संस्थागत आवश्यकताएं होती हैं और श्रम विभाजन इन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। इन्होंने यहाँ पे फंक्शन की बात की थी। और दुर्खीम इस बात पर भी बल देते हैं कि जो श्रम विभाजन है वो वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, यह तो केवल सामूहिक या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उन्होंने बताया कि जो ये श्रम विभाजन होता है ये आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, लेकिन ये वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, बल्कि ये सामाजिक यानी सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये किसी एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। इन्होंने बताया कि यांत्रिक समाज की पहली और शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, वो है सामाजिक सुदृढ़ता। सुदृढ़ता की आधार पे ही इन्होंने बताया कि जो यांत्रिक समाज है उसमें ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और इन्होंने बताया कि जो सामाजिक सुदृढ़ता होती है यांत्रिक समाजों में, इसका आधार क्या होता है, ये किस तरीके से काम करती हैं, तो ये अपने आचार संहिता के ऊपर काम करती हैं। उसके आधार पे ये अपनी सुदृढ़ता बनाए रखती हैं। और जो ये आचार संहिता होती है इसका आधार क्या होता है, वो सामूहिक चेतना होती है, यानी जो लोगों की चेतनाएं होती हैं सामूहिक चेतना, उसके आधार पे ही इनकी कुछ आचार संहिता होती है जिसको ये मानते हैं और उसके आधार पे ये है अपनी सामाजिक स्थिरता को बनाए रखते हैं। और ये जो यांत्रिक स्थिरता बनी रहती है इसके कुछ कारण भी दुर्खीम ने बताए थे। दुर्खीम ने बताया था कि जो आदिम समाज होते हैं उनमें जो संबद्धता, एकता और सुदृढ़ता बनाए रखने के जो कारक होते हैं उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली कारक क्या होता है, वो होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, यानी सामूहिक चेतना का। इसके द्वारा ही ये अपनी सुदृढ़ता बनाए रखने में कामयाब होते हैं। बाद में दुर्खीम ने यह भी बताया कि जो सामूहिक चेतना होती है ये साव्ययी समाज में भी सुदृढ़ता लाती है, यानी ये दोनों समाजों में सुदृढ़ता लाती है। इसके अलावा उन्होंने नैतिक जीवन को भी समाज की सुदृढ़ता का कारण बताया है कि इसके द्वारा भी, नैतिकता के कारण भी समाज की जो सुदृढ़ता होती है वो बनी रहती है। दूसरा, इन्होंने यांत्रिक समाज के जो कारण बताए थे, इन्होंने बताया था कि जो यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इन्होंने बताया कि आदिम काल से लेकर आधुनिक समय तक जो भी सामूहिक चेतना थे वो थोड़े बहुत उनमें अंतर होती है, लेकिन वो बराबर चलती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और दुर्खीम कहते हैं कि सामूहिक चेतना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। अधिकांश परिवर्तन जो है वो बाहरी तौर पे होता है, लेकिन वो मूल रूप से सतही में परिवर्तन नहीं होता है, वो सिर्फ बाहरी तौर पे होता है और वास्तव में उसका जो स्वरूप होता है वो हमेशा एक ही जैसे होता है। दुर्खीम कहते हैं कि सामूहिक चेतना की जो निरंतरता की प्रकृति है वो पूरी सभ्यता को एक सूत्र में बांध देती है। और जो सामूहिक चेतना होती है ये व्यक्ति विशेष के जीवन में देखने को मिलती है और यह व्यक्ति से ऊपर है। जो सामूहिक चेतना होती है वो व्यक्ति से ऊपर है, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति है वो गॉड माना जाता है और सामूहिक चेतना ही सबसे ऊपर होती है। इनका कहना है कि व्यक्ति तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सामूहिक चेतना होती है वो कंटिन्यू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार उसी अवस्था में चलती रहती है। तीसरा, दुर्खीम ने बताया था कि व्यक्ति की दो चेतनाएं होती हैं, एक सामूहिक चेतना होती है और जो दूसरा होता है वो वैयक्तिक चेतना होती है। जो वैयक्तिक चेतना होती है वो व्यक्ति की निजी नापसंद पसंद वाली होती है और जो सामूहिक चेतना होती है वो उनकी निजी चेतना नहीं होती है, उनकी निजी पसंद या नापसंद नहीं होता है। वो जो चेतना होती है वो सामान्य होती है, यानी जैसा समाज सोचता है वैसे ही व्यक्ति भी सोचते हैं। दुर्खीम का कहना था कि अगर एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर ही समाज निहित होता है, व्यक्ति के अंदर ही व्यक्ति का समाज निहित होता है और समाज की यह धारणा व्यक्ति की सामूहिक चेतना है, यानी सामूहिक चेतना के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर समाज स्वयं जो है वो निहित होता है।
और दुर्कहेम यह भी बताते हैं कि व्यक्ति की चेतना की तुलना में सामूहिक चेतना अधिक शक्तिशाली होती है। यानी व्यक्ति की चेतना जो है वो समाज की जो सामूहिक चेतना होती है उसके आगे गौड़ होती है। दुर्कहेम ने यांत्रिक समाजों का उल्लेख करते हुए बताया कि जो यांत्रिक समाज होते हैं उनमें जनशक्ति को हमेशा सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, और यदि कोई जनशक्ति से अपने आप को ऊंचा समझता है तो उसे तुरंत नैतिकता या शारीरिक दंड द्वारा उसे दबा दिया जाता है। उसके बाद दुर्कहेम ने चौथा बताया था कि सामूहिक चेतना की गहनता जो होती है सभी समाजों में समान नहीं होती है। अर्थात दुर्कहेम ने कहा कि यह समझना हमारी गलती होगी कि सामूहिक चेतना का दबाव सभी समाजों में एक समान होता है। उन्होंने कहा कि जैसे यांत्रिक समाज है तो उसमें सामूहिक चेतना अधिक शक्तिशाली होती है, और जो सावयवी समाज होता है उसमें सामूहिक चेतना कमजोर होती है। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सामूहिक चेतना जो होती है वो सभी समाजों में समान होती है। यांत्रिक समाज में व्यक्ति विशेष कभी भी सामूहिक चेतना की अवहेलना नहीं कर सकता है, लेकिन सावयवी समाज में क्या होता है, जो व्यक्तिगत चेतना होती है वो कभी कभी समाज से ज़्यादा ऊपर उठ जाती है, प्रभावित हो जाती है। और जब दुर्कहेम यांत्रिक समाज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो यांत्रिक समाज है इसकी एकता और संबद्धता को बनाए रखने वाले कई कारक हैं, लेकिन जो मेन कारक है वो है शक्तिशाली कारक सामूहिक चेतना। तो सबसे शक्तिशाली कारक कौन सा है यांत्रिक समाज को बनाए रखने की, वो है सामूहिक चेतना। और दुर्कहेम कहते हैं कि व्यक्ति अपने समाज की उपज है, न कि समाज व्यक्तियों की उपज है। ये लाइन दुर्कहेम ने बोला है। देखिए, दुर्कहेम यह स्थापित करते हैं कि किसी भी समाज की सुदृढ़ता उसके कानून तथा नैतिक एवं सामाजिक जीवन पद्धति पर निर्भर करती है। अभी जो हमने बताया, उसके अलावा दुर्कहेम का कहना है कि श्रम विभाजन के साथ साथ आकार का घनत्व भी बढ़ता है। आकार का घनत्व कब बढ़ता है, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसका भी वर्णन दुर्कहेम ने किया है। दुर्कहेम ने श्रम विभाजन के विश्लेषण के दौरान वर्ग संघर्ष का भी उल्लेख किया था कि कैसे श्रम विभाजन के बाद वर्ग संघर्ष समाज में उत्पन्न होता है। और श्रम विभाजन में दुर्कहेम का जो केंद्रीय विषय था वो व्यक्ति और समाज के संबंधों को देखना था। ये तो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद दुर्कहेम का कहना है कि श्रम विभाजन की व्याख्या समाज की दशा पर निर्भर करती है। दुर्कहेम का कहना है कि श्रम विभाजन बढ़ता है तो वह अर्थव्यवस्था में तो परिवर्तन आता ही है, लेकिन राजनैतिक, प्रशासनिक, न्याय संबंधी कार्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी दुर्कहेम का कहना है कि श्रम विभाजन केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं आता है, या फिर केवल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता है श्रम विभाजन से, बल्कि राजनैतिक, प्रशासनिक और भी क्षेत्रों में इनके कार्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, दुर्कहेम ने दोनों समाजों के बारे में कुछ कानूनों की भी चर्चा की थी। तो देखिए, यांत्रिक समाज में जो कानून होते हैं उसको उन्होंने क्या कहा, और जो सावयवी समाज में कानून होते हैं उसको उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये दुर्कहेम ने कहा कि यांत्रिक और सावयवी दोनों प्रकार के समाजों में किसी न किसी तरह के कानून अवश्य होते हैं जो कि अपराधी व्यक्तियों को नियंत्रण में लाते हैं। उन्होंने यांत्रिक समाज में जो कानून थे उसको दमनकारी कानून कहा, यानी रिप्रेसिव लॉ कहा, और जो सावयवी समाज में कानून होते हैं उसको प्रतिकारी कानून कहा, यानी रेस्ट्रिक्टिव लॉ कहा। इन्होंने बताया कि यांत्रिक समाज में जो कानून होता है उसमें क्या करना पड़ता है, जो अपराधी होता है उसे दंड के रूप में उसे जो उसने नुकसान किया गया है उसकी भरपाई की पूर्ति करना पड़ता है। मतलब उसने अगर किसी को जान से मार दिया है तो बदले में उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ती थी। इस तरह का कानून यांत्रिक समाज में पाया जाता था। दुर्कहेम ने यांत्रिक समाज की कुछ विशेषताएं भी बताई थी, और दुर्कहेम ने बताया कि यांत्रिक समाज की जो सुदृढ़ता होती है उसको बनाए रखने में मुख्य रूप से सामूहिक चेतना और जो कानून होता है दमनकारी कानून, वो दोनों महत्वपूर्ण है। दुर्कहेम ने यांत्रिक समाज की जो विशेषताएं बताई थी उनमें उन्होंने पहला बताया था कि ये जो यांत्रिक समाज होता है ये अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज होता है। यानी ऐसा समाज जो आदिम या ग्रामीण समाज होता है उसे इन्होंने अविभेदीकृत समाज कहा है। इसका मतलब कि इस समाज में भेदभाव तो होता है लेकिन गैर बराबरी भी पाई जाती है। लेकिन ये जो गैर बराबरी होती है यह सब उम्र, लिंग और आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं। और इन समाजों में जो है आर्थिक गैर बराबरी केवल मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में, नाम मात्र का पाया जाता है। जो इन लोगों में गैर बराबरी देखने को मिलती है वो क्या होता है, वो सिर्फ गांव या कबीले के मुखिया के आनुवंशिकता के आधार पे ही देखने को मिलता है, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पंचायत द्वारा लिए जाते हैं।
इनमें जो है जो गैर बराबरी है वो आर्थिकता के क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलती है। जो गैर बराबरी होती है वो ऊंच नीच के आधार पे देखने को मिलती है। यानी कि समाज में सर्वोपरि कौन है, जिसके सारे निर्णय को सभी मानते हैं, जिनकी सत्ता ज़्यादा ऊंची होती है। ऐसा गैर बराबरी समाज जो है यांत्रिक समाज में देखने को मिलता है। और इन्होंने यांत्रिक समाज की जो विशेषता बताई, इन्होंने बताया कि यांत्रिक समाज जो होता है उसमें व्यक्ति का जो है वो होता है वो उसका द्वितीयक स्थान होता है, मतलब प्रथम स्थान समाज का है। यांत्रिक समाज में जो होता है सबसे पहला स्थान समाज का होता है जो सर्वोपरि होता है, और दूसरा स्थान व्यक्ति का दूसरा स्थान होता है। और तीसरा उन्होंने बताया था कि जो यांत्रिक समाज होती है उसमें सामूहिक चेतना भी पाया जाता है। सामूहिक चेतना का मतलब होता है कि समुदाय के जो विश्वास और संवेग हैं वो समाज के प्रत्येक सदस्यों में समान रूप से होते हैं। और जो ये सामूहिक चेतना होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी और चलती रहती है, और यह व्यक्ति और समय के ऊपर है। उसके अलावा दमनकारी कानून की तो बात इन्होंने की कि हाँ, यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून पाया जाता है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो यांत्रिक समाज होता है उसमें आचार संहिता भी पाई जाती है। यांत्रिक समाज से लेकर साव्ययी समाज तक की व्याख्या में दुर्खीम ने इस तथ्य को बताया है कि जो समाज होता है उसकी सुदृढ़ता आचारों पर निर्भर करती है, और जो ये सामाजिक सुदृढ़ता या आचार संहिता होती है ये यांत्रिक और साव्ययी दोनों प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर पाया जाता है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो सामयिक समाज होते हैं इनके जो नैतिक धरातल होते हैं उनमें कुछ दरारें आ जाती हैं। यानी जो आधुनिक समाज है, जो साव्ययी समाज है, इनमें नैतिकता जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जो यांत्रिक समाज होता है, यानी जो अविभेदीकृत होता है समाज, उसमें नैतिकता जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी सुदृढ़ता को बनाए रखती है। कुल मिलाकर के दुर्खीम जो है यांत्रिक समाज को भेदभाव रहित सामूहिक चेतना और दमनकारी कानून की सीमाओं से बंधा हुआ एक संबद्ध समाज मानते हैं। उसके बाद उन्होंने साव्ययी समाज की चर्चा की। साव्ययी समाज में दुर्खीम ने बताया कि ये जो समाज होता है ये संविदागत सुदृढ़ता यानी कॉन्ट्रैक्चुअल सॉलिडरिटी पर निर्भर होता है। मतलब इस समाज में जो भी चीज़ें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती हैं, और जो विशिष्टीकरण होता है वो सारे क्या होते हैं, जो भी कार्य होता है वो संविदागत सुदृढ़ता के आधार पर होता है। और इस आधार पर दुर्खीम ने कहा कि साव्ययी सुदृढ़ता जो होती है वो बढ़ते हुए श्रम विभाजन के साथ जुड़ता है। दुर्खीम कहते हैं कि जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतनी अधिक साव्ययी सुदृढ़ता होगी। देखिए, इसके बाद दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन में जो क्रियाएं होती हैं ये क्रियाएं केवल सामान्य नहीं होती हैं, बल्कि ये क्रियाएं समाज की आवश्यकता होती हैं और इनको पूरा करती हैं। क्रिया की इस अर्थ को दुर्खीम ने सामाजिक व्यवस्था पे भी लागू किया था। उसके बाद दुर्खीम ने साव्ययी समाज की जो अवधारणा थी उनकी, उसको उद्विकास का एक परिणाम माना था। और साव्ययी समाज के कारण उन्होंने क्या बताया था कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि और जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। मतलब साव्ययी समाज में जो होता है विशिष्टीकरण, वो उसके क्या कारण है, वो किस कारण से होता है, वो जब जनसंख्या वृद्धि होती है या उसके घनत्व में वृद्धि होती है तो फिर साव्ययी समाज में विशिष्टीकरण होता है, जिससे श्रम विभाजन बढ़ता है। देखिए, जो साव्ययी समाज होता है उसके बारे में दुर्खीम ने बताया है कि इस समाज में सामाजिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण और गैर बराबरी अधिक होती है। यह विभेदीकरण ही अनुबंध संबंधों को जन्म देता है। इन्होंने बताया कि समाज में जितना अधिक विभेदीकरण होगा उतने ही लोगों के बीच में सौदेबाजी के संबंध संविदागत होंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे यांत्रिक समाज में जो सामूहिक चेतना होती है वो दमनकारी कानून होते हैं, और साम्ययी समाज में जो चेतना होती है वो प्रतिकारी कानून होते हैं। और देखिए, इन्होंने बताया था कि जो दोनों समाज में संपूर्ण सत्य या प्रभाव समाज में होता है, और यही अंतर निर्णायक होता है। दोनों समाज भिन्न भिन्न है लेकिन इनमें समानता भी है। और दुर्खीम यांत्रिक समाज में व्यक्ति को निम्न स्थान देते हैं, और साव्ययी समाज की एकता को बनाए रखने का सामूहिक प्रतिनिधान करते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि जिस तरह की सुदृढ़ता यांत्रिक समाज में होती है, कुछ वैसी ही सुदृढ़ता साव्ययी समाज में होती है। यांत्रिक समाज में विशिष्टीकरण नहीं होता है, और यांत्रिक समाज जो होता है वो सजातीय समाज होता है।
और दुर्खीब ने सावयवी समाज की जो अवधारणा है उसको विकास का एक परिणाम माना है। उन्होंने बताया है कि शुरू के टाइम में यानी समाज की जो आवश्यकताएं थी स्टार्टिंग वो बहुत ज़्यादा सीमित थी, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य श्रम विभाजन द्वारा हो जाती थी। लेकिन जब समाज की आवश्यकताएं बढ़ी तब समाज का विभेदीकरण भी बढ़ा और विभेदीकरण के कारण श्रम विभाजन विकसित हुआ और इसके साथ जटिलताएं भी आई। बढ़ते हुए विभेदीकरण ने श्रम विभाजन को बढ़ाया और परिणाम स्वरूप सावयवी समाज का उद्गम हुआ। तो श्रम विभाजन होने के क्या कारण है सावयवी समाज में, उसके कुछ कारणों की चर्चा दुर्खीम ने की है। उन्होंने बताया कि जब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है, यानी जब बड़े बड़े शहरों का विकास हो जाता है, उनकी आवश्यकताएं विविध हो जाती हैं और आधुनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन की जो जटिलता उत्पन्न होती है, यानी जब समाज में परिवर्तन होता है, विशेषीकरण होता है, तो बड़े बड़े शहर जो हैं वो बढ़ते हैं, उनका घनत्व तो बढ़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि श्रम विभाजन का जो है विकास होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, सावयवी समाज उत्पन्न होता है। दुर्खीम कहते हैं कि जितना अधिक जनसंख्या का घनत्व होगा उतना ही अधिक समाज विभेदीकरण की ओर बढ़ेगा और उतना ही श्रम विभाजन होगा। इसके अलावा दुर्खीम ने जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि के कारण को भी बताया कि समाज में जो विभेदीकरण होता है वो जनसंख्या के नैतिक और घनत्व के कारण भी होता है। दुर्खीम का तर्क था कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ सामाजिक संरचना में भी जटिलता आती है। एक ही समूह अथवा व्यक्ति सभी कामों को नहीं कर सकता है, इसलिए समाज में विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है। दुर्खीम ने बताया कि जो श्रम विभाजन है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पहला पक्ष जो है वो है जनसंख्या की वृद्धि और इसका जो दूसरा पक्ष है वो नैतिक पक्ष है। और जो समाज का नैतिक दायित्व है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान व कार्य प्रदान करें। इन्होंने विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया यानी सावयवी समाज की कुछ विशेषताएं भी बताई। इन्होंने बताया कि विशिष्टीकरण की अधिकता समाज में विभेदीकरण लाती है और ये विभेदीकरण मुख्यतः श्रम विभाजन द्वारा आता है और यही सावयवी समाज की बहुत बड़ी विशेषता होती है। और इन्होंने बताया कि समाज के जो विभिन्न अंग एवं व्यक्तियों में जो अन्य श्रेणी की वृद्धि होती है उसके द्वारा भी विशेषीकरण पाया जाता है। और जो है औद्योगिक समाज की जो बहुत बड़ी विशेषता होती है वो इसका प्रकार्यात्मक निर्भरता है। यानी प्रकार्यात्मक निर्भरता मतलब जो समाज में विशेषीकरण होता है तो इसके आधार पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर पारस्परिक निर्भर हो जाता है और जो फंक्शन होता है वो प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, यानी फंक्शनल डिपेंडेंस होता है। कुल मिलाकर जो भी औद्योगिक समाज है इसमें जो भी कार्य हैं वो अपने आप में पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक काम को दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है और तभी ये काम होता है। और इसी को दुर्खीम ने प्रकार्यात्मक निर्भरता कहा है। और जो सावयवी समाज होता है इसमें अत्यधिक विविधता होते हुए प्रकार्यात्मक निर्भरता के कारण संपूर्ण समाज में संबद्धता पाई जाती है। मतलब दुर्खीम ने बताया कि यानी सावयवी समाज में विविधता होती है, लेकिन विविधता होते हुए भी प्रकार्यात्मक निर्भरता के कारण पूरे समाज में संबद्धता पाई जाती है। दुर्खीम ने यह तर्क दिया कि सावयवी समाज में एक प्रकार का गतिशील घनत्व होता है। मतलब कि यदि समाज में विभेदीकरण होता है तो इसके परिणाम स्वरूप समाज के व्यक्तियों में प्रभावपूर्ण संपर्क भी होते हैं। मतलब लोग एक दूसरे से पृथक समूहों में नहीं रहते हैं जैसा कि यांत्रिक समाज में होता है। सावयवी समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और वास्तव में जो ये सावयवी समाज होता है ये खंडों में बटा हुआ होता है, लेकिन जो इनका खंड होता है ये एक दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं। और जो सामाजिक विभेदीकरण समाज के सदस्यों में वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। और दुर्खीम जो है जनसंख्या वृद्धि का समर्थन करते हैं। और जनसंख्या वृद्धि का कारण दुर्खीम बताते हैं कि जीविकोपार्जन से आगे बढ़कर वो कहते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या का उद्देश्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। लोग जीवन में संतोष पाना चाहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, इसलिए वो जनसंख्या में जीविकोपार्जन की प्रतियोगिता की अपेक्षा अपनी महत्वाकांक्षाओं और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। और जो ये प्रतिष्ठा होती है ये समाजों से मिलती है और इसी कारण जो श्रम विभाजन होता है उसमें वृद्धि होती है और विभिन्न व्यवसायों तथा पेशों का विकास होता है। उसके अलावा सावयवी समाज की विशेषता दुर्खीम ने बताया कि सामूहिक प्रतिनिधान यानी जो सामूहिक प्रतिनिधान होता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें भी होता है, सावयवी समाज में भी होता है। यांत्रिक समाज के साथ साथ सावयवी समाज में भी पाया जाता है। और दुर्खीम ने सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून बताया है।
दुर्खीम ने श्रम विभाजन में कानून, अपराध, दंड आदि अवधारणाओं का प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था कि यांत्रिक समाज में पाया जाने वाला दमनकारी कानून एक तरह से सामान्य विश्वासों और संयोगों का भी सूचक है। प्रतिकारी कानून जो होता है वो सामाजिक विभेदीकरण का भी सूचक है। साम्यवादी समाज में कई प्रकार के खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में अपनी एक सांस्कृतिक, आर्थिक और एथनिक पहचान होती है। ऐसे समाज में जितने अधिक खंड होंगे, यानी जितना अधिक विभेदीकरण होगा, उतने ही अधिक कानून होंगे। और कानून का जो उद्देश्य होता है वो दंड देना ना होकर नागरिकों को सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन करना होता है। इसी कारण प्रतिकारी कानून को कई बार पुनर्स्थापना कानून भी कहते हैं। यानी जो यांत्रिक कानून था, यांत्रिक समाज में जो कानून था, दमनकारी कानून, उसमें क्या होता था कि व्यक्ति को अपने दंड के रूप में उसे पूर्ति करना पड़ता था। जो उसने क्षतिपूर्ति की है उसको पूरा करना पड़ता था। लेकिन प्रतिकारी कानून यानी साम्यवादी समाज में, जो आधुनिक समाज में जो कानून है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दंड के रूप में उसे पुनर्स्थापना करने की कोशिश की जाती है कि वो मतलब सुधर जाए। उसको दंड के रूप में कुछ उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसको ऐसी सज़ा दी जाती है कि जिससे वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके और वो गलत कामों को छोड़ सके, मतलब अपने आप को पुनः से स्थापित कर सके। इस प्रकार इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो समाज होता है वो कोई भी समाज न पूरी तरीके से यांत्रिक समाज होता है और ना ही पूरी तरीके से साम्यवादी समाज होता है। मतलब ये दोनों जो समाज है ये उत्विकास की प्रक्रिया से बराबर गुजरते हैं। मतलब दोनों ही समाज उत्विकास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुए हैं। और कोई भी यांत्रिक समाज में विकसित हुआ वो आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे। दुर्खीम का उद्देश्य मतलब जो था ये श्रम विभाजन के सिद्धांत का बताने का, यह था कि इन दोनों समाजों में समाज और व्यक्ति के संबंध किस प्रकार घटते बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या उन्होंने करने के लिए ये यांत्रिक समाज और साध्वी समाज का उन्होंने अध्ययन किया था। कुल मिलाकर दुर्खीम ने यह निष्कर्ष निकाला था कि दोनों समाजों में संपूर्ण सत्ता या प्रभाव समाज का ही होता है और समाज ही अंतिम निर्णायक होते हैं। और जो व्यक्ति होता है वो समाज के इशारे पे चलता है। और जो निश्चित रूप से यांत्रिक और साम्यवादी समाज है ये अलग अलग तो हैं, लेकिन इनमें कुछ समानता भी होती है। जैसे इनमें समानता क्या है कि ये दोनों समाज जो है समूह की भावना को सर्वोपरि समझते हैं और दोनों समाजों के कानून में अंतर होते हुए भी समाज ही शक्तिशाली रहता है और दोनों में सुदृढ़ता समाज रूप से पाई जाती है। लास्ट में बस हम 2-4 पॉइंट में देखते हैं कि इनमें मोटे तौर पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं यांत्रिक और साम्यवादी समाज में। तो जो यांत्रिक समाज होता है इसमें भेदभाव नहीं होता है और जो साम्यवादी समाज होता है इसमें पर्याप्त विभेदीकरण होता है। उसके बाद जो यांत्रिक समाज होता है इसमें व्यक्तिवाद का अभाव होता है, जबकि जो साम्यवादी समाज होता है इसमें व्यक्तिक चेतना को स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा यांत्रिक समाज की जो सुदृढ़ता होती है सामूहिक चेतना द्वारा और जो साम्यवादी समाज की सुदृढ़ता होती है वो सामूहिक प्रतिनिधान द्वारा बनी होती है। और यांत्रिक समाज में जो होता है उसमें दमनकारी कानून होता है, जबकि साम्यवादी समाज में प्रतिकारी या पुनर्स्थापना कानून होता है। तो इस प्रकार से दुर्खीम ने अपने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था और ये इन्होंने दो समाजों की चर्चा की थी, साम्यवादी समाज और यांत्रिक समाज, और बताया था कि कैसे उद्विकासीय प्रक्रिया के द्वारा इन समाजों में परिवर्तन होता है, विशिष्टीकरण होता है और श्रम विभाजन का विकास होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।